ये है स्वास्थ्य का महामंत्र, करता स्वास्थ्य के लिए सहयोग। जो अपनाए इस मंत्र को वो रहे निरोग। हम बात कर रहे हैं आयुष पद्धतियों की, जिसके अंदर मुख्य तौर से बात होती है आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की। आज टोटल हेल्थ में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके सिद्धांत क्या हैं और कैसे हम सभी इनका लाभ ले सकते हैं, न सिर्फ रोग मुक्त जीवन प्राप्त करने के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आयुष अर्थात दीर्घायु, ये वरदान हमें मिला है आयुष चिकित्सा पद्धतियों से, जिससे न सिर्फ रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है। जब आज के वर्तमान युग में बात आती है प्रिवेंटिव हेल्थ की, यानी अपनी जीवन शैली में हमें बदलाव करना है, जिससे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रामक रोग, उन सभी से हमारा बचाव हो सके। और इसके लिए हमारी सुरक्षा कवच की कार्य करती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। तो किस प्रकार से आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग आपको सहायता कर सकता है आपके सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने में, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। और यह भी समझेंगे कि क्या आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही है या इनमें कोई अंतर है, किस तरह से कार्य करते हैं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष सिद्धांत क्या है जब ये बात आती है कि शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। आयुर्वेद में बात की जाती है त्रिदोष की, तो त्रिदोष क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग उत्पन्न होने का मूल कारण क्या माना जाता है, अर्थात किस तरह के बदलाव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। साथ ही हम विशेषज्ञों से ये भी समझेंगे कि योग और ध्यान संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ के लिए किस तरह से सहयोगी और उपयोगी हो सकते हैं। इस बात के विषय में आपको बताएंगे विशेषज्ञ कि किस प्रकार योग आज की जीवन शैली में यदि सम्मिलित किया जाता है तो निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे में आयुर्वेद में बात की जाती है ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या क्या है और स्वास्थ्य को ठीक रखने में इसका क्या उपयोग किया जा सकता है, यानी ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, ये हम आपको बताएंगे। पंच तत्व किस तरह से हमारी सेहत पर असर डालते हैं, पंच तत्व का सिद्धांत क्या है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो पाए। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार को महत्व दिया जाता है। किस तरह का आहार आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कैसे आहार में बदलाव आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। और साथ ही ये भी कि योग में सूर्य नमस्कार को बहुत उपयोगी कहा गया है। क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं सूर्य नमस्कार के और इसे करने का सही और उपयोगी तरीका क्या है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान क्या होता है। हमारे स्वास्थ्य की रेखाएं अर्थात वो बिंदु हमारे हाथ में ही होते हैं, जिन पर अगर कार्य किया जाए तो काफी सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। किस तरह से हस्त मुद्रा विज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। और ये भी समझाएंगे कि क्या हस्त मुद्रा विज्ञान से अपने रोगों को ठीक किया जा सकता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा कितनी उपयोगी है, किस तरह से सहायक है और इनका क्या महत्व है, ये तमाम बातें आज आप जानेंगे टोटल हेल्थ के इस डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि कौन से तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और जब बात आती है आयुष पद्धतियों की, तो किस तरह से हमारी सेहत के लिए उपयोगी हैं, कैसा इनका प्रयोग करके हम अपनी सेहत को संपूर्ण स्वास्थ्य में अर्थात टोटल हेल्थ में बदल सकते हैं।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए प्राकृतिक विकल्पों को अपनाना उपयोगी है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने और रोगों से बचाव के लिए एक प्रभावशाली विकल्प है। आयुर्वेद शरीर को सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से स्वस्थ रखना सिखाता है। योग और प्राणायाम शरीर को सशक्त करने, साथ ही मानसिक शांति प्रदान करने में उपयोगी है। वहीं प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी में प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाता है। आयुष चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सम्मिलित हैं। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी ये तीनों शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत विकल्प हैं, जो सदियों से हमारे देश में प्रचलित है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। आयुर्वेद में रोग को ठीक करने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों, मालिश और पंचकर्म जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। ये सभी उपचार शरीर को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायता करते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ रोगों के उपचार में उपयोगी हैं और स्वस्थ जीवन का आधार हैं। यदि आप भी रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि यदि हमारी जीवन शैली ठीक हो, अर्थात हम प्रकृति के करीब रहें और उसके जो मूल सिद्धांत हैं उनका पालन करें, तो विशेषज्ञों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, यानी रोग हमसे दूर रहेंगे। विशेषज्ञों को आज हमने आपके पास बुलाया है यहाँ पर आपको आयुष पद्धतियों के विषय में बताने के लिए। विशेष तौर पर आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जोशी, योग एंड नेचुरोपैथी फिजिशियन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरोपैथी। हर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट आर रेकी, आयुर्वेद, योग, सूर्य किरण चिकित्सा, हस्त मुद्रा विज्ञान। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति जोशी आपका। थैंक यू। आयुर्वेद के विषय में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में डॉक्टर राजा राम महतो, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर काया चिकित्सा, his at All India Institute of Ayurveda. His areas of interest and expertise are diabetes and metabolic care. He has over 16 years of experience. His areas of research are musculoskeletal disorders, changes in nari, especially for diabetics, efficacy of diabetic specific diet and lifestyle modification in comparison with Ayurvedic Shodhan, Rasayan in Madhumeh. He is member of Association of Ayurvedic Physicians of India, All India Ayurvedic Specialist Association, Academy of Ayurveda Development and Research. बहुत स्वागत है डॉक्टर महतो आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु शर्मा, योगा एजुकेशन एक्सपर्ट फ्रॉम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग. Her experience is over 16 years. She is trained and teaches yoga in academics. She has contributed yoga content in various yoga books. She has many research papers on yoga and has presented such papers in national and international conferences. She has trained many people for yoga. She is member of Executive Committee, World Yogasan Sports Federation of India, and has won 7 golds in national level yoga championship, won silver in international yoga championship. बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदु शर्मा आपका। किस तरह से आप योगासन कर सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं योग शिक्षिका लक्ष्मी जी, जो आपको बताएंगी कि कौन से योगासन आपके लिए उपयोगी हैं और इन्हें करने के सही
तरीके क्या होने चाहिए। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं क्योंकि बात है हमारे स्वास्थ्य की और आयुष पद्धतियां हमें निरोगी जीवन के लिए न सिर्फ सहायक और उपयोगी हैं बल्कि जीवन शैली में कई ऐसे बदलाव बताती हैं जिनसे जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ की, यानी रोग के मूल कारण को नष्ट किया जा सके और रोगों से बचाव हो, उसमें भी बहुत वर्णन मिलता है आयुष पद्धतियों में कि किस तरह से या तो रोगों को विलंबित किया जा सकता है या उनको मूल कारण को समाप्त कर उनके होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। ये तमाम बातें विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23097648 एंड 23097671। इन दोनों नंबर से पहले आपको लगाना है दिल्ली का STD कोड 011। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझ लेते हैं उस महामंत्र को जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है, रोगों से बचाव कर सकता है और हमारे लिए संपूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है, यानी आयुष पद्धतियां। सबसे पहले डॉक्टर मैं तो आपसे समझना चाहेंगे, आजकल की जीवन शैली जिसमें कई तरह के फैक्टर्स हमारे स्वास्थ्य पर काम करते हैं, चाहे बात की जाए तनाव की, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, प्रदूषित वातावरण है और खान पान की जो आदतें हैं वो भी कहीं गड़बड़ा गई हैं, तो कुल मिलाकर कई सारे तत्व हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आयुर्वेद और अन्य आयुष पद्धतियाँ कितने महत्व रखती हैं हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए? जहाँ तक आयुष पद्धतियों की बात करें तो इसमें आयुर्वेद उसमें सबसे प्रधान रूप से आता है जो आयु के ज्ञान को देता है। तो हम जब जन्म लिए और जब तक मृत्यु होगी तब तक हमें किस तरह से रहन सहन का पालन करना है जिससे हम अपने प्राकृतिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित कर पाएँ। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे शरीर में जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, इनको सही तरीके से समवस्था में रखें। इसलिए आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी हमारी परिभाषा में कहता है कि ये जो तीनों दोष सही अवस्था में चले, हमारी अग्नि यानी हमारा पेट सही हो, डाइजेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि सबसे बड़ी इम्यूनिटी जब आगे हम लोग बात करेंगे तो गट इम्यूनिटी सबसे बड़ी इम्यूनिटी है। आपकी पेट अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छी होगी तो न्यूट्रिशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, फिर एसिमुलेशन अच्छा होगा, तो इससे आपके सभी धातुओं का पोषण होगा जिससे आप अच्छे तरीके से हेल्दी रह पाएंगे। इसके साथ ही आप अगर लाइफस्टाइल में अच्छे तरीके से सुधार ला पाएँ, समय पर उठें, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें कि सुबह जब सूर्योदय होता है उससे 45 मिनट पहले उठने की कोशिश करें, थोड़ा सा योगासन, फिर थोड़ा सा व्यायाम, बाहर टहल के आएँ, फिर उसके बाद अपने पूरे दिनचर्या हम अपने ऑफिस के कार्यों को करें, फिर शाम को आएँ, उसके बाद रात्रिचर्या का पालन करें कि समय पर सो जाएं और सुबह फिर समय पर उठें। अगर ये जो प्राकृतिक उपाय हैं हम सही तरीके से कर पाएँ तो हम शायद अपने आप को बिल्कुल हेल्दी बना सकेंगे जी। और त्रिदोष का संतुलन, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि जब त्रिदोष में असंतुलन होता है यही मूल रूप से किसी भी रोग उत्पन्न होने का कारण होता है। डॉक्टर प्रीति जोशी, किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत हमारे योग के विषय में बताते हैं और इसमें कोई भी रोग उत्पन्न होने का मूल कारण क्या माना गया है, आपसे ये समझ लें। नमस्कार आपको। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में भी जल चिकित्सा और वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, इन सब के बारे में कुछ श्लोक हमें मिलते हैं। और शरीर का जो निर्माण है वो इन्हीं पंच तत्वों से हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो हड्डी, बाल, नाखून, ये सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न माने जाते हैं। और पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो गंध है और गंध को ग्रहण करने वाली है हमारी नासिका। तो हमारी नाक भी जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसके बाद वायु तत्व, हम जो भी प्राण वायु ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम श्वास ले रहे हैं, जो भी वायु का भाग है, हमारे पंच वायु हैं, वो सब जो है वायु तत्व से संबंधित है। और हमारी वायु को ग्रहण जो है वो स्किन करती है, स्पर्श को, तो स्किन भी जो है वो वायु तत्व से मानी जाती है।
इसी तरह से पृथ्वी और वायु का हो गया है। जल तत्व में आपके शरीर में जो भी लिक्विड पार्ट है, आपका ब्लड हो गया है, यूरिन हो गया है, जो भी लिक्विड पार्ट है वो जल तत्व से संबंधित है और जल को ग्रहण करने वाली हमारी रसना है, तो जीभ भी जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। इसी तरह से अग्नि तत्व में हमारी जो पाचनाग्नि है और अग्नि को ग्रहण, जो गुण को ग्रहण करने वाली हमारे नेत्र हैं, तो नेत्र भी अग्नि तत्व से उत्पन्न माने जाते हैं। और आकाश, जो भी खालीपन हमारे शरीर में है वो आकाश तत्व से संबंधित है और आकाश का जो गुण है वो शब्द है, तो शब्द को ग्रहण करने वाले हमारे कान हैं, तो कानों को भी हम आकाश तत्व से संबंधित मानते हैं। तो इस प्रकार से पंच तत्वों से बने हुए शरीर का पंच तत्वों के माध्यम से ही उपचार करने का जो पद्धति है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्व इसके अंदर होता है वायु तत्व का। श्वास लेना वो जो है आधार है जीवन का, लेकिन श्वास को प्राणायाम में कैसे परिवर्तित किया जाता है और इसके क्या स्वास्थ्य लाभ है, डॉक्टर इंदु किस तरह से समझाना चाहेंगी? एक है सामान्य श्वास लेना जिसमें हमें पता भी नहीं होता, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप दिन में कितनी श्वास लेते हैं या 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो शायद इसका आभास नहीं होता। लेकिन योग के माध्यम से जब इसी श्वास को हम प्राणायाम में बदलते हैं तो वो कैसे हमारे लिए एक जीवनदायक के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी सिद्ध होता है। बिल्कुल मैडम, जो योग है, योग बहुत सारी विधियों का एक समुच्चय है, जिसे चाहे कहें चतुरंग योग, अष्टांग योग, सप्तांग योग, तो उसमें प्राणायाम एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम देखते हैं। और कहा भी गया है हठ योग ग्रंथों में, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। हमारी वायु जो श्वास प्रश्वास है उसका और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। समस्त योग विशेषज्ञ उन्होंने अपने योग ग्रंथों में मन को नियंत्रण की बात कही है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी श्वासों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारी श्वास का और हमारे मन का बहुत गहरा संबंध है। हमारे शरीर का, योग में भी कहते हैं ना, जुड़ना योग है, संयमन योग है, समाधि योग है, तो इसमें श्वास और मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्राणायाम की क्रियाएं जो अष्टकुंभक के रूप में योग ग्रंथों में वर्णित हैं, हमारे मन को नियंत्रण करने के साधन के रूप में कार्य करती है। तो अब इन्हें किया कैसे जाए? तो समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं, जिन्हें अगर हम एक योग्य गुरु के निर्देशन में करें तो लाभ हो सकता है। जी, और योग शिक्षिका हमारे साथ हैं लक्ष्मी जी। साथ में हम चाहेंगे कि वो एक बार बता भी दें कि किस तरह से प्राणायाम की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले अनुलोम विलोम की बात आती है कि आपको श्वास अंदर भरनी है और उसके बाद आपको श्वास छोड़नी है। अब इसमें जब अनुलोम विलोम प्राणायाम आया तो किस तरह का बदलाव आता है, लक्ष्मी जी हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी और डॉक्टर इंदु आप समझाएं कि क्या फर्क हो जाता है। श्वास ही तो लेना है, लेकिन किस पैटर्न में या किस तरीके से श्वास ली जा रही है, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य को भी परिवर्तित कर सकती है। मैं बताना चाहूँगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अष्टकुंभक के उनसे पूर्व किया जाने वाला प्राणायाम है। योग ग्रंथों में वर्णित है कि जो प्राण है वो नाड़ियों में गति करता है और नाड़ियां जो कि दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म शरीर में होती हैं। प्राण भी सूक्ष्म वायु का शुद्ध और सात्विक अंश है। तो सबसे पहले हम उस रास्ते को साफ करते हैं जिससे प्राण गति कर रहा है। तो उसके लिए जो किया जाने वाला अभ्यास है वो है नाड़ी शोधन। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठते हैं। अगर आप कोई आसन नहीं भी लगा सकते तो सिंपल आलती पालथी मार के जो सुखासन की स्थिति है उसमें बैठ के हम दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा बनाते हैं। नासिका मुद्रा बनाने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल करते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करते हैं। ये अल्टरनेट ब्रीदिंग के रूप में हम जानते हैं। दीर्घ अभ्यास के बाद आप कुंभक और बंध के साथ इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति केवल श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया के साथ इसका अभ्यास करता है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, क्योंकि यह सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में भी संतुलन स्थापित करता है, जो कि हठ योग का एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण भाग है। डॉक्टर इंदु, ये भी कहा जाता है कि जो स्वर या जो नाड़ी एक्टिव हो जिस समय वहीं से इसका आरंभ करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे योग ग्रंथ कहते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से इसको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्वर्ग योग बताता है
कि हम जीवन की अपने दैनिक दिनचर्या में अगर स्वर के हिसाब से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं और वो कार्य सिद्ध होता है। स्वर योग बताता है कि जिस समय आप कार्य के लिए बाहर जाएं, अपने स्वर को चेक करें कि दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है, उसी हिसाब से आप पैर को बाहर रखें तो आप कार्य में सक्सेस अचीव करेंगे। उसके साथ ही साथ यदि आप इंटरव्यू के लिए, एक व्याख्यान के लिए या प्रस्तुतिकरण के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें। जब आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होगा उस समय जो आपका प्रदर्शन होगा वो देखने और प्रभावित करने वाला होगा। उसी तरह जब आप ध्यान प्रक्रिया में या कोई भी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, यदि आपका दाहिना स्वर बायां स्वर एक्टिवेट होगा, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी होगी। डॉक्टर मेहतो, सर्दियों का मौसम आ ही गया है, ऐसे में जब आप बात कर रहे हैं कि त्रिदोष का असंतुलन, तो कौन सा दोष, इसमें किस दोष का असंतुलन होता है और किस तरह के रोग विशेष तौर पर इस ऋतु में देखे जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऋतुचर्या को भी विशेष महत्व दिया गया है? जी, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। उनमें अभी जो ऋतुएं चल रही है उस समय के अनुसार सर्दी जुकाम और पेट की समस्याएं थोड़ी बहुत, लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो बोलते हैं हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो पेट में भारीपन सी बहुत रहती है। जुकाम और गले की खराश, ऐसी बहुत सी समस्याएं लेके लोग आते हैं। तो ये एक ऐसा सीजन होता है, तो इस समय हम लोगों को जो थोड़े से उष्ण टाइप की चीज़ें लेनी चाहिए और अनकटस यानी थोड़ा सा स्निग्ध और उष्ण, इस तरह की चीज़ें अगर लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। रही बात दोषों का, तो आयुर्वेद में जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो पंचकर्म की पद्धतियां बताई गई हैं। तो उसमें जब शरद ऋतु शुरुआत आती है ना, तो इस समय विरेचन कराना चाहिए और ये एक सबसे सही समय होता है। विरेचन अभी कोई लोग जो करा चुके होते हैं उस समय अभी दोष सम अवस्था में रहते हैं, जिससे लोगों को हेल्दी रहने में मदद मिलती है। आप पूछ रहे थे कि अभी जो ये बीमारियां छोटी छोटी हो रही हैं, इनका उपाय क्या किया जा सकता है जी। तो आप हल्का गर्म कपड़ा पहनना तो शुरू कर ही दिए होंगे। आप गर्म पानी भी पीना शुरू कीजिए। आपके डाइजेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा डाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि गट को ठीक रखना है और शरीर को गर्म रखना है, इसलिए पीने में, ओढ़ने में हल्का गर्म चीज़ों का यूज अभी हम लोग करेंगे। डॉक्टर, जब जो जिनको जोड़ों की समस्याएं हैं, क्योंकि इस मौसम में कहते हैं जोड़ों का दर्द भी काफ़ी लोगों को बढ़ जाता है, खास तौर पर अगर वृद्ध व्यक्ति तो है ही, साथ ही अगर आर्थराइटिस की समस्या जिनको है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स या कहा जाता है पुरानी लगी चोट भी हो, वो इस मौसम में जो है ज़्यादा दर्द करती है, ज़्यादा परेशान करती है। क्या खाने पीने में कुछ बदलाव किया जाए तो उससे लाभ हो सकता है? जी जी जी, आपने जब जोड़ों की दर्द की बात की ना, ये एक तरह का वात व्याधि है। जब वात दोष बढ़ जाता है, सपोज कीजिए हम लोग 3 काल मानते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था कफ को बढ़ाता है, युवावस्था पित्त दोष प्रीडोमिनेट होता है और वृद्धावस्था वात दोष। तो इसी तरीके से जब वात दोष प्रीडोमिनेंस होता है तो वहाँ शीत गुण यानी ठंडी के कारण वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वात के प्रधान गुणों में शीत गुण है। साथ में रुक्षता, अभी जो वेदर आया है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो ये जो ड्राइनेस आ गई और शीतलता आ गई, ये वायु के गुण को बढ़ा देता है। इसलिए पहले से जिनको अर्थराइटिस हुआ रहता है तो इस वक्त उसका दर्द बढ़ जाता है। तो इनका उपाय है कि ठीक उसका उल्टा काम करें, जैसे कि अगर वो शीत गुण बढ़ी है तो थोड़ा सा गर्म चीज़ों का यूज करें, और जो रुक्षता बढ़ी है थोड़ा सा स्निग्ध। इसलिए मैंने कहा था कि हल्के गर्म तेल को अगर मालिश करेंगे, वहाँ गर्म कपड़े पहने रहेंगे, शरीर को गर्म रखेंगे, तो इससे आप ऑटोमेटिकली निजात पा जाएंगे। जी, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ऋतुएं कई सारी हैं और ऋतुओं के अनुसार हमारे यहाँ पर सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स यानी मौसम जैसे जैसे जिसमें बदलाव आता है, उस हिसाब से ही आहार, विहार और व्यवहार करने के जो है वर्णन ये हमारे वेदों में मिलता है। किस तरह से आप उसका पालन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, इस पर कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो।
हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं आयुष पद्धतियों का, विशेष तौर पर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग आपके लिए कितने उपयोगी और सहयोगी हैं, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। हम लोग अपनी जीवन शैली में कभी कभी ऐसी कुछ त्रुटियां कर लेते हैं, कुछ ऐसी भूल या लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से व्याधि या रोग उत्पन्न होते हैं। किस तरह से हमारे वेद और हमारी आयुष पद्धतियां हमें इस विषय में बताती हैं, आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी ही सोच को और विशेषज्ञों से जानेंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात, प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन शैली में परिवर्तन किया जाता है किंतु रोग का उपचार नहीं किया जाता। डॉक्टर प्रीति जोशी क्या कहना चाहेंगी, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर उसके जीवन में, और जन्म से पहले से प्राकृतिक चिकित्सा उसके साथ चलती है। उसे दूध पिलाना कौन सिखाता है? प्रकृति ही सिखाती है। फिर हम धूप में उसकी मालिश करते हैं, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक भाग है। उसके आहार की व्यवस्था, फिर जो माँ हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, उनकी जो दिनचर्या है और उनका जो आहार है, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में भारतीय जो पारंपरिक हमारे जो त्योहार हैं उन सब में भी प्राकृतिक चिकित्सा का झलक जो है वो साफ साफ नज़र आता है। और हम जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे हम अपने रोगों को निमंत्रण देते जाएंगे। ये बात साफ तौर पर सिद्ध है और अब तो हम इसके उदाहरण भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना दिनचर्या या हमारी जीवनचर्या को बदलते जा रहे हैं, रात्रि देर तक जागना, सुबह देर से उठना, प्रकृति पैक्ड फूड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और हमने फलों को और हमारे जो प्राकृतिक खाद्य, प्रकृति ने हमें खाद्य पदार्थ जिस रूप में दिए हैं हम कोशिश करें कि लगभग उसी रूप में उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड अगर हमने उसे कर लिया तो वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों को कुल मिला के प्रकृति के नज़दीक रहना है। धूप का सेवन करना है, वायु का सेवन करना है। योग प्राकृतिक चिकित्सा का अभिन्न अंग है। योग के माध्यम से देखो, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि जो हमारे शरीर में जो भी रोग हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हमें अपनी सब चीज़ को व्यवस्थित करके चलना है। जैसे हमारे शरीर में बाहर से आजकल एक बहुत ही कॉमन जो फैक्टर है वो तनाव। तनाव को हम मानते हैं कि पहले लोग 50-60 साल के बाद ऐसा फील करते थे कि उनके जीवन में कुछ तनाव है या ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, लेकिन अब जो है कम उम्र के लोगों में भी, इवन हम बच्चों, हमारे पास कुछ बच्चे भी आते हैं, उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ। जी, हमने तनाव पे एक कार्यक्रम किया था डॉक्टर प्रीति, तो उसमें एक छोटे बच्चे ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो उससे ये तो स्पष्ट है कि ये जो टेंशन या तनाव या इस तरह की जो दोष हैं वो बड़ों से ही बच्चों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए यदि रोगों को दूर करना है, संदेश स्पष्ट है कि प्रकृति के करीब रहना आपको रोगों से दूर रख सकता है। इसलिए नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा न सिर्फ रोगों से बचाव में उपयोगी है, बल्कि अगर कोई रोग हो जाता है तो उसका सही और उत्तम सटीक इलाज करने में भी उतनी ही प्रभावशाली है। दूसरी बात, डॉक्टर महतो, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना, यानी आज की लाइफस्टाइल की बात की जाए, मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाए, तो इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन है। इसलिए ये आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के सिद्धांत को आप हूबहू पालन कर सकते हैं। हम लोग जब सुबह सो के उठते हैं, रात को सोने जाते हैं, तब तक जो भी चीज़ें करते हैं ये पूरा आयुर्वेद का ही तो पालन करते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी बदलाव लाएं,
कि हमें कितना देर तक में खाना ख़त्म करना है, कौन कौन सी चीज़ें कब खानी है, बस इतनी ही तो बदलाव करनी है। इसलिए कठिन तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि कठिन है। अब सपोज कीजिए आयुर्वेद आज से 2000 साल पहले लिखी गई ग्रंथ है, क्या आज भी हम लोग वैसे ही कपड़ा पहने हुए हैं क्या उस समय जो पहनते थे? नहीं, आज हमने सूट पैंट टाई पहन लिया ना, तो वैसे ही आयुर्वेद भी आज के अनुसार हो चुका है। आप जब किसी आयुर्वेद फिजिशियन के पास आते हैं तो आपको जो कस्टमाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो ये डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ योग और आहार विहार के बारे में बताता है, तो आज के अनुरूप ही वो बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी जीवन शैली अब बदल चुकी है। इसलिए ऐसा कतई नहीं है कि आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप अगर आएँ तो आपको जो अच्छी जीवन शैली बताई जाएगी वो फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं। जी, तो देश काल पात्र के अनुरूप ही जो है किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी जीवन शैली में करने हैं। और यदि आप सुबह जल्दी नहीं भी उठ सकते, बहुत से हमारे साथी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जिनकी वर्क क्लॉक जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनके लिए भी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत कुछ है, बशर्ते आप इस ओर आएं और उन सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा करके, छोटा ही सही, किंतु अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। एक और बात जो योग से संबंधित बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर इंदु कि योग उन लोगों के लिए है जिनमें रोगों की शुरुआत हो गई है या जिनकी उम्र बढ़ने लगी है, यानी वृद्ध लोग ही योग करें तो बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे योग ग्रंथ इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि करते हैं कि जो योग का अभ्यास है वो बीमारी को ठीक करने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जिसमें कि आयुर्वेद भी बात करता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अगर रोग हो गया है किसी व्यक्ति में तो उसके रोग को दूर करने के लिए ये सिद्धांत काम करते हैं। साथ ही साथ हठ योग ग्रंथों में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति योग कर सकता है, चाहे वो बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, छोटा हो, बड़ा हो। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई देश काल परिस्थिति वाली बात नहीं है, लेकिन नियमों का ध्यान रख के इसका अभ्यास किया जाए। बच्चे से लेकर बूढ़ा बिना खर्चे के किया जाने वाला अभ्यास है, हर कोई इसे अपने जीवन में उतार कर लाभान्वित हो सकता है। और साथ ही जब हम आज की परिस्थिति और व्यस्तता की बात करें तो आयुष मंत्रालय बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप अपने जीवन में 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, जिसको हम कहते हैं योगा ब्रेक, वाइब ब्रेक, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। और उसी के साथ साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो 45 मिनट का प्रोटोकॉल है, तो हर तरह का कैप्सूल दे रहा है कि उसे आप अपने जीवन में अपनाएं और लाभान्वित हो। आप चाहें तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने किया जा सकता है। जी, उस पर भी हम बात करेंगे जरूर डॉक्टर शर्मा, क्योंकि हम लोग भी दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से भी रोज एक योग सूत्र, योग मंत्र अवश्य चलाते हैं। अपने विशेषज्ञों द्वारा बताए गए ऐसे विकल्प बताते हैं अपने व्यूअर्स को, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, जिसमें बात होती है निरोगी जीवन की, जिसमें बात होती है बीमारियों को दूर करने की और छोटी छोटी समस्याओं की जो आपको हो सकते हैं। डॉक्टर इंदु, किस तरह से समझाना चाहेंगी वो क्रियाएं जो कोई भी ऑफिस में बैठा हो, बाहर हो, कर सकता है? बिल्कुल, तो वाइब ब्रेक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो वाइब ब्रेक ऐसे हमारे जॉइंट मूवमेंट, कुछ आसनों से किया जाने वाला अभ्यास है। उसके साथ साथ 2 प्राणायाम का अभ्यास और कुछ देर का, कुछ मिनट के लिए आप ध्यान की अवस्था में आए तो आप देखेंगे, इवन ये प्रैक्टिकल भी हुआ है, पायलट स्टडी हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखा गया है, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ गई है। किस तरह से कर सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल, ये ताड़ासन से इसको अभ्यास कर सकते हैं, आप खड़े होकर चेयर पर बैठकर इसको कर सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के माध्यम से आप लिंक के द्वारा भी इसको वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। सर्च करिए वाइब ब्रेक, आपको मिलेगा। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, दोनों तरफ श्वास को छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ झुकते हैं। उसके बाद स्कंध चक्र, शोल्डर मूवमेंट, श्वास को लेते हुए कंधों को गति देना है, कोहनियों को आगे से पीछे, पीछे से आगे की ओर घुमाव देते हुए इस अभ्यास को करें। उत्तान मंडूकासन, इसके बाद किया जाने वाला अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर खिंचाव देते हुए कंधे के पीछे की ओर रखें। जैसे कि आजकल का मौसम है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद कटी चक्रासन,
हम आगे पीछे झुकने का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन साइड मूवमेंट कम हो पाता है। तो कटी चक्रासन समुचित मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। दोनों तरफ श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाते हैं। इसी के साथ अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को कमर में रखते हुए पीछे की तरफ झुकने का प्रयास। क्षमता अनुसार इस अभ्यास को किया जाता है। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग ज़रूर करें। अगर शरीर का समुचित विकास चाहिए तो पाद प्रसारित, पाद हस्तासन, सामने से कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना है। क्षमता अनुसार जाएं। इसके पश्चात कुछ प्राणायाम की क्रियाएं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, और जो अभी आपने देखा भी है। उसके बाद 2 मिनट आप आंखें बंद कर कर आती जाती श्वास के प्रति सजग होके आप अपने 5 मिनट दें और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, बेहद सरल क्रियाएं और प्राणायाम जो कोई भी व्यक्ति सरलता से कर सकता है और इनका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर। मैं तो आपके लिए एक सब प्रश्न है, सुनील जी का प्रश्न है। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक है, इनको श्वसन की समस्या हो रही है। डॉक्टर ने इनको बताया है कि इनको लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है। कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ आराम नहीं मिल रहा। क्या आयुष पद्धतियों में और विशेष तौर पर आयुर्वेद के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या उसमें इस स्थिति के लिए कोई कारगर उपाय इनको मिल सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपने कहा कि पोल्यूशन के कारण इस समय सभी को सांस की तकलीफ हो रही है, और जो आपको फाइब्रोसिस की समस्या है लंग्स में, इसके लिए आपने जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि सांस की तकलीफ इस समय करीब करीब सभी को थोड़ी बहुत हो रही है। गले में खराश की समस्याएं, पोल्यूशन है, साथ में यहाँ सीजन भी चेंज हो गया है, ठंडा आ गया है, तो इस समय थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जिनको पहले से व्याधियाँ रहती है उनको ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार में है, आपको वहाँ आना पड़ेगा। हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है, 41 क्लिनिक्स हम लोग चलाते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी क्लिनिक एक हमारा है, जिसमें आप आएंगे, हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे, सारे आपके पूरे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ देखेंगे, साथ में आपकी प्रकृति परीक्षण होगी, फिर आपकी विकृति की परीक्षण होगी, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ और अभी किस स्टेज में आप हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको हम लोग पूरे डिटेल बताएंगे कि आपके साथ क्या संभावनाएँ बन सकती है। फिलहाल आप हम लोग का एक अनु तेल आता है जिसको नैस्य के रूप में हम लोग यूज कराते हैं। 2 ड्रॉप अनुतेल छोटी वाली अंगुली में गिराना है, 2 ड्रॉप, फिर ये नाक में घुसाना है आपको, एक नोस्ट्रिल में, फिर 2 ड्रॉप दूसरे नोस्ट्रिल में। इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्निग्धता आएगी। चूंकि आपको फाइब्रोसिस हुआ है, बात दोष अभी बढ़ा हुआ ज़्यादा लग रहा है, क्रोनिसिटी आ गई है, तो हल्का स्निग्ध जरूर रखेंगे। इतना करने के बाद आप जरूर हमारे यहाँ आइए, आपको इसका सटीक जानकारी दी जाएगी। जो भी संभावनाएं होगी, जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, वो हम लोग जरूर करेंगे। सुनील जी दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि दिल्ली के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य ही इस समस्या के लिए आपको समाधान मिल सकता है आयुर्वेद में। डॉक्टर प्रीति, हस्त मुद्रा विज्ञान किस तरह से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, और वो छोटी छोटी व्याधियाँ जो कई लोगों के लिए एक बड़ी और जटिल समस्या बन जाती है, कैसे उसमें उपयोगी हो सकता है? देखिए, हस्त मुद्रा विज्ञान के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने बताया कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, और ये पूरा ब्रह्मांड में भी 5 तत्व ही हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का जो सूत्र है वो यहाँ सटीक है कि इस ब्रह्मांड का ही सूक्ष्म स्वरूप जो है वो हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में कैसे कैसे 5 तत्व का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने बताया जी। उसी तरह से हमारी हाथ की हथेली में भी हमारी जो 5 अंगुलियां हैं वो भी इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का, मिडिल फिंगर आकाश तत्व का, और रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का, और स्मॉल फिंगर जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जब हम इन हथेली की अंगुलियों को अलग अलग प्रकार से मोड़ते हैं या अलग अलग प्रकार से आपस में मिलाते हैं तो
ये तत्व हमारे शरीर में बैलेंस होना शुरू होता थोड़ा है। सा दिखाएंगे डॉक्टर प्रीति कि कैसे किया जा सकता है इसे? कोई बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? सामान्य व्यक्ति ही कर सकता है। आप इन मुद्राओं को योग के साथ भी जब प्राणायाम कर रहे हैं उस दौरान भी कर सकते हैं, और इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते दिन भर में कभी भी इन मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हमने कुछ पायलट स्टडीज़ इन पर की हैं जी। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हमने पाया ये हृदय मुद्रा होती है। इसमें आप इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के रूट पे लगाएंगे और मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को अंगूठे के टॉप पॉइंट से लगाएंगे और स्मॉल फिंगर सीधी रहेगी। इस प्रकार से आप इसे एक हाथ से भी बना सकते हैं, दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। ये हृदय मुद्रा होती है जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में आपकी हेल्प करेगी। ख़ास तौर से विंटर्स में आप देखते हैं कि रक्तवाहिनियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट भी काफ़ी लोगों को इन दिनों में देखा जाता है, तो उन लोगों के लिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा कारगर हो सकती है। देखिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी। और हमने ये देखा है कि वैसे तो ये हेल्प करती ही है, साथ में अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जी, पहले मैं मुद्राओं के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी मुद्रा है शंख मुद्रा, ये इसमें आप अंगूठे को इस तरह चारों अंगुलियों से पकड़ लेते हैं और बाकी की चारों अंगुलियां हथेली के ऊपर से लाकर अंगूठे से टॉप पॉइंट से आपने जोड़ लिया और इसे हृदय के नज़दीक रखकर अगर आप विशुद्धि चक्र का जो मंत्र है हम, इस मंत्र का उच्चारण अगर आप चैंटिंग की तरह इस प्रकार से रेगुलर 45 मिनट अगर आप करते हैं, थोड़ी देर एक हाथ से थोड़ी देर दूसरे हाथ से, थायराइड के हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है और 3 से 4 महीने में आपका थायराइड जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है। ऐसा हमने पायलट स्टडीज़ में देखा है। आप लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी मुद्राएं, देखिए मैंने बताया प्राकृतिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। आपने हवन के दौरान देखा होगा कि जब हवन सामग्री को डाला जाता है तो ये बीच वाली दोनों उंगलियां अंगूठे से टच करके और फिर हवन सामग्री इसके बीच में लेकर हम उसमें स्वाहा जब बोलते हैं आहुति देते हैं, है ना। तो ये अपान मुद्रा है, ये शरीर में जो भी रुके हुए यूरिन को, रुके हुए मल को बाहर निकालने में बहुत तेज़ी से काम करती है। ये अपान मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी तरह से लिंग मुद्रा होती है, जो अभी सर्दी में होने वाले रोगों में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बन रही है, वो शरीर में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शरीर में गर्मी को, अग्नि तत्व को बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। इस प्रकार से बहुत सारी मुद्राएं हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरल हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। डॉक्टर महतो, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को कई तरह की समस्याएं होती हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है और तरह तरह के भोजन, गरिष्ठ भोजन मिलते हैं क्योंकि, तो कहीं ना कहीं अपने खान पान पर तो काबू नहीं रहता और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ऐसे में फास्टिंग का आजकल बहुत चलन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात की जाती है। आयुर्वेद में उपवास को किस तरह से देखते हैं और यदि कोई व्यक्ति उपवास के लिए जाना चाहता है या करना चाहता है, उसमें किस तरह की सावधानियां व्यक्ति को रखनी चाहिए? आयुर्वेद के सिद्धांतों में जब आप चरक संहिता की बात करते हैं तो वहाँ देखिए उन्होंने सूत्र स्थान में एक चिकित्सा के क्रम को भी लिखा है, लंघन बृंघन चिकित्सा। वहाँ भी लंघन शब्द है, लंघन मतलब लाघवता, कोई भी चीज़ अल्प मात्रा में, लघु मात्रा में या न लें तो उसको लंघन कहते हैं। जब हम चिकित्सा में जाते हैं तो जैसे बुखार आता है तो पुराने ज़माने में आप देखते थे दादा दादी नाना नानी बोला करते थे, बुखार आ गया तुम खाना बंद कर दो, अभी लंघन करो, तो पहली चिकित्सा लंघन होती है। आप दूसरे जानवरों को देखेंगे, पशु पक्षियों को भी, उनको कुछ भी होगी सबसे पहले वो अपना अन्न खाना बंद कर देते हैं। आप उसी के आधार पर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जैसे कोई जानवर आपके घर में है तो आप देखते हैं कि वो खाना बंद कर दिया है, इसका मतलब उसको कोई बीमारी हुई। यानी कोई भी विकृति शरीर में आए तो सबसे पहला काम अगर कोई करना है तो वो लंघन यानी उपवास यानी व्रत। अब आपका कहना था कि कितना करें और कब करें। आज के ज़माने में हमारे दिल्ली में तो एक प्रचलन सी हो गई है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो हमारे पास आता है अगर अल्ट्रासाउंड करा लें तो फैटी लीवर के कारण में मिल जाती है
फैटी लीवर ग्रेड 1, कोई कोई ग्रेड 2, जी, अभी तो जी। ग्रेड 3 भी। तो ये मूल कारण क्या है कि हम लोग जो आहार विहार अभी जो यूज कर रहे हैं, खाना तो पेट भर के खा लेते हैं। दिल्ली में खाने वालों की तो प्रक्रिया आप यहाँ देखते हैं, चाट चाउमीन सारे खूब खाएंगे, बैठे रहेंगे दिन भर, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या है, हम दिल्ली के हर लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लंघन कीजिए। लंघन तो वो मुझसे कहते हैं कि सर दिन भर फास्टिंग कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। मैं बोला कि फ्रूट लंघन कीजिए आप। एक दिन हफ्ते में केवल फ्रूट खाइए, 1-2 केजी एप्पल खा जाइए पूरा दिन भर में, चलेगा। लेकिन उस दिन अन्न का सेवन नहीं करेंगे आप। सुबह से शाम तक, सुबह सो के उठा, हम गर्म पानी पिए, वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, उसके बाद जब भूख लगा तब एप्पल का ही सेवन करेंगे। सुबह नाश्ते में भी, दोपहर को मन करा खाने का तो भी, शाम को भी वही, या कोई भी एक फ्रूट में क्या होता है वो फाइबरस होता है और वाटर छोड़ता है, इसलिए हम लोग एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बनाना मना करते हैं। जी, तो आहार से जो रिलेटेड है, इससे संबंधित बहुत सारे वर्णन जो है हमारे ग्रंथों में, वेदों में मिलता है। उपवास करने की प्रथा बताई गई है और विशेष तौर पर यह भी हमने जान लिया है कि चाहे व्यायाम ना करना हो या आहार में कुछ बातों का उल्लंघन करना हो, वही कारण है योग की वजह से रोग होने का। इसीलिए अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करते रहिए और उल्लंघन नहीं, लंघन करेंगे, अर्थात सही तरह की, सही प्रकार के आहार का सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, अरुणा जी फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम जी, मेरे मदर का एज है 75 और उनको यूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैरों में वेंस का प्रॉब्लम है, पिंडलियों में काफी पेन हो रहा है रेगुलर, पिछले लास्ट 4-5 ईयर्स से लगातार उनको पेन है। और शायद कोई छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उन्होंने काट लिया है तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन स्विलेंस है और पिंडलियों में लगातार पेन हो रहा है। स्किन भी थोड़ी सी पैरों के नीचे से निकल रही है, तो वो काफी पैनिक है और हमेशा खांसी रहती है, उन्हें बहुत ज्यादा तेज खांसी रहती है। जी, एलोपैथी को छोड़कर आप किसी भी प्रकार से उनका ट्रीटमेंट बताएं, हम कराना चाहेंगे। डॉक्टर महतो क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार आप फिर से मेन सिम्टम्स इन्होंने जो कहा हैं कि बताएं। पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, स्किन भी कुछ छिली छिली सी है, शायद कोई एलर्जी हो सकती है, किसी जानवर ने काटा है या नहीं ये पता नहीं है। माता जी की एज 75 इयर्स है। वेरिकोज वेन्स का भी प्रॉब्लम है जी, वेरिकोज का प्रॉब्लम है डॉक्टर महतो। हाँ, यस, देखिए कोई एलर्जी हुआ है तो हमें तो सबसे पहले जांच में जानी चाहिए कि एलर्जी का टेस्ट करें। सीबीसी कराते हैं हम लोग, आईजी कराते हैं कि एलर्जी है या नहीं है। वेरिकोज वेन्स है ये तो इन्होंने कहा। ओके, उनका वजन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, हमको लगता है अर्थराइटिस भी हो, इसलिए भी वेरिकोज वेन ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है वजन ज़्यादा रहने की वजह से। तो वेरिकोसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम ब्लड फ्लो ऊपर की ओर वापस प्रॉपरली नहीं आता है। इसको मोस्टली वहाँ पर एक बांध करके रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, दिन में बांध करके रखें, ज़्यादा देर खड़े न रहें, ये पोस्चर को ठीक रखें। हम लोग के वहाँ पर जो थोड़ा सा शीतल तेल होते हैं वो लगाना चाहिए, हल्का मालिश करना चाहिए, जैसे हम लोग एक पिंड तेल यूज करवाते हैं, इस तरह की चीज़ों को यूज कराना चाहिए। और जो आप क्रैम्पिंग टाइप का पेन काफ मसल में बता रहे हैं, ये कई वजह से हो जाती है। अगर रात को नींद सही नहीं हो तो भी क्रैम्पिंग आएगी, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत रह रहा है, पेट ठीक नहीं है तो भी क्रैम्पिंग आएगी, अगर विटामिन डी वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, मसल्स में क्रैम्पिंग आ रही है, ऐसा संभव हो सकता है। अगर थायराइड की मरीज हैं तो उनको भी इस तरह की, चूँकि कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है तो भी ऐसा होता है। तो सबसे सरल तरीका उनको है कि जो शीतल तेल हो, जैसे हम लोग पिंड तेल कहा, आपके घर में नारियल तेल होगा, उनको हल्का मसाज करेंगे जो क्रैम्पिंग एरिया में और जो वेरिकोज एरिया में, तो उससे राहत मिलेगी। और प्रॉपर इलाज के लिए तो आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना प्रकृति परीक्षा किए कि आपकी कौन सी प्रकृति है वात पित्त कफ में से, उसके अकॉर्डिंग और विकृति में कौन सी दोष बढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे, जिससे हम वो कंफर्म हो जाएं कि आपकी बीमारी क्या है। इसके बाद उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा तो बेहतर यही होगा। कल आ जाइए, हम लोग देख लेंगे आपको। जी, आज जब आपको समय हो आप वहां पर जा सकते हैं, विशेषज्ञों को दिखा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं आयुष पद्धतियों द्वारा बेहतर स्वास्थ्य के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जोशी, डॉक्टर राजा राम महतो, डॉक्टर इंदु शर्मा। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर प्रीति आपसे कि क्या नेचुरोपैथी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करता है। रोगों से बचाव भी और रोग हो जाए तो उनको दूर करने में भी हेल्प करेगा। आयुर्वेद को अपनाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ आयुर्वेद नहीं अपना सकते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं। डॉक्टर महतो? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद आपकी जीवन शैली है। सुबह से शाम तक जो आप कर रहे हैं वो आयुर्वेद है। जो आप खाना खा रहे हैं वो आयुर्वेद है। एलोपैथ की दवाओं के साथ आयुर्वेद की दवा अच्छी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि रोज आप खाना खाते हैं, एलोपैथ की दवाओं के साथ खाना खा रहे हैं, तो आयुर्वेद को फॉलो कर ही रहे हैं। इसलिए ये मिथ है, आपको दोनों एक साथ कर सकते हैं। डॉक्टर इंदु शर्मा, क्या योग सिर्फ आसन और योगिक क्रियाएं ही है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। योग, आसन, प्राणायाम जैसे हमने अभी बात करी तो योग के एक अंग हैं। योग तो ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है, और हम यहाँ तक अगर अध्यात्म की बात करें तो मुक्ति प्रदान करने में, समस्त दुखों को दूर करने में सहायक है। ये जीवन जीने की कला है। जी डॉक्टर प्रीति, क्या नेचुरोपैथी में सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी अपने आहार में बदलाव या संशोधन ही बताया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा को मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, जीवनी शक्ति और विजातीय द्रव्य। जी, शरीर में स्थित टॉक्सिन्स को हम शरीर से बाहर निकालें अलग अलग अंगों के माध्यम से, तो शरीर अपने आप को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से ठीक कर लेता है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। राइट। जितनी पुरानी जड़ी बूटियां या औषधि होंगी उतनी ही कारगर होती है, इसलिए एक्सपायरी डेट हो भी जाए तब भी उनका उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर महतो? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। एक्सपायरी डेट सभी की होती है। मनुष्य जन्म लेता है तो मृत्यु भी होती है, तो ये हर्ब्स भी एक पर्टिकुलर समय तक ही यूज किए जाने चाहिए। केवल आसोवारिष्ट और रस द्रव्यों जिसमें रस लिखा हुआ होगा, वो चूंकि वो मिनरल प्रिपरेशन होता है, उसमें एक्सपायरी की संभावनाएं कम रहती हैं। और आसोवारिष्ट चूंकि वो फर्मेंटेड प्रिपरेशन होते हैं, चूंकि अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं, इसलिए वो एक्सपायरी डेट से परे होते हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो चूर्ण, बटी, अवले जितने भी हैं सबकी एक्सपायरी डेट होती है। डॉक्टर इंदु, सूर्य नमस्कार को अमृत कहा जाता है योग का, कितना महत्व है स्वास्थ्य के लिए? और हम चाहेंगे कि लक्ष्मी जी साथ में हैं तो वो इसको करके भी दिखा दें और आप बता दें कि इसका महत्व क्या है। बिल्कुल मैम, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समुच्चय है, और ठंडियों के समय पे यदि किया जाए तो पूरा रक्त संचार को बढ़ा देता है, ऊर्जा को के प्रवाह को बढ़ा देता है, गर्मी उत्पन्न करता है। और अभी तो देखिए मकर संक्रांति में भी पूरा 108 योग सूर्य नमस्कार की मुहिम चलाई जाती है, और ठंडियों के लिए ही अभी 21 दिसंबर आने वाला है, विश्व ध्यान दिवस कराया जा रहा है। तो सूर्य नमस्कार क्योंकि नाम से ही स्पष्ट होता है, सूर्य की तरह ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ये प्रदर्शन में आप साथ ही साथ देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार, नमस्कार मुद्रा से प्रारंभ करते हुए 12 आसनों का नियमित क्रम है। हस्तोत्थान आसन, पादहस्त आसन, अश्व संचालन निरंतर आपके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। शरीर के समस्त जोड़ मांसपेशियों को संचारित करता है, जोड़ों को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है। जो शरीर में तनाव है वो समस्त तनाव दूर हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास में अगर नियमित रूप से आप अभ्यास नहीं भी कर पा रहे हैं, केवल 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, सूर्य नमस्कार के 2-4 राउंड आप कर लीजिए, आपका पूरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जी, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर प्रीति कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा के जो भी
हमारे चिकित्सा पद्धति है उसमें शरीर से हम विषों को बाहर निकालें। शरीर अपनी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस से अपने आप को स्वयं ठीक करेगा। और इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि रोगों को हम अलग अलग ना देख के एक साथ पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में देखते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखें और स्वस्थ रहें। जीवन जीने की कला है। डॉक्टर महतो, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। 2 चीज़ करें। एक सीजनल प्यूरिफिकेशन यानी शोधन प्रक्रियाएं जिसको हम लोग पंचकर्म कहते हैं। शरद ऋतु में विरेचन, बसंत ऋतु में वमन और वर्षा ऋतु में बस्ती, ये 3 करेंगे, शरीर प्यूरिफाई होगा। इसके बाद डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्वस्थ व्रत का पालन करें, दिनचर्या ऋतुचर्या इनका फॉलो करें तो आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर इंदु शर्मा, एक वाक्य में बहुत छोटा सा क्या कहना चाहेंगे? शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम चांग लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। हिरण मुनि ने सबसे पहले प्रारंभ किया शोधन क्रिया से। विजातीय पदार्थ शरीर में है तो रोग है, विजातीय पदार्थों को शरीर से निकालना है। उसके लिए आप सुबह सुबह शंख प्रक्षालन के क्रम में 2 ग्लास पानी पी के कुछ आसनों का अभ्यास है वो करें ताकि आपका मल निष्कासन बहुत अच्छे से हो जाए। कब्ज समस्त रोगों की जड़ है, ये ना होने दें। इसके लिए आहार का नियंत्रण रखें और योग अभ्यास करें जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और जो लोग सुबह नहीं उठ पाते यानी नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं वो भी निराश ना हो। आपको जब दिन में समय मिले आप योग के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए, छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाएगा आपको स्वस्थ रखने के लिए। जितना प्रकृति के पास रहेंगे रोग आपसे उतना ही दूर रहेंगे। और जब बात आती है आयुष पद्धतियों की तो ये आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक महामंत्र है। जीवन शैली, आहार, व्यवहार, विचार, इसमें यदि आप रखते हैं ध्यान तभी आप बन सकते हैं आयुष से आयुष्मान। यानी आयुष पद्धतियों का पालन करना है, स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए आपको देखना है हमारा कार्यक्रम टोटल हेल्थ, जिसमें हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, रोगों से बचाव और बात करते हैं न सिर्फ डिजीज प्रिवेंशन की बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ की भी। रोगों का इलाज तो है लेकिन बेहतर यह है कि रोग उत्पन्न ही ना हो और इसके लिए आपको अपने जीवन शैली, आहार और विचारों पर विशेष ध्यान देना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।